हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र दृष्टि, जो मैगजीन आती है 2024 की। आप देख पाओगे यहाँ पे आपके सामने लगी हुई है। ये अभी लेटेस्ट आई है, जिसमें 1 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2024 तक का अपडेट दिया है, 1 फरवरी 2023 से। लेकिन इससे पहले ही हमने ऑलरेडी 12 लेक्चर में पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा डेटा को कंप्लीट कर लिया था, जिसकी पूरी 12 क्लासेस भी कंप्लीट कर ली गई थी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि सर किसको पढ़ा जाए, इसलिए मैंने इसको केवल और केवल जनवरी 2024 और फरवरी 2024 को अपडेट कर लिया है। तो जिन लोगों ने बाकी क्लासेस नहीं देखी है 2023 की, वो जाके हमारे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और उसी में मैंने लेक्चर नंबर इसको अपडेटेड 1 और अपडेटेड 2 के नाम से अपडेट किया है, जिसमें केवल और केवल आपको जनवरी और फरवरी की चीजें पढ़नी है। बाकी इससे पहले के पूरे हैंड रिटन नोट्स मैंने बना दिए हैं, आप उसकी क्लासेस भी देख सकते हो, मैंने क्लासेस भी करा दी हैं। हैंड रिटन नोट्स कैसे होंगे तो उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे कि ये मैंने 2023 का पूरा करंट अफेयर्स मैंने अपडेट किया था, जो आपकी येलो कलर की ई दृष्टि मैगजीन आई थी, आई दृष्टि, और साथ में घटना सार की मैगजीन आई थी, जो 2 वॉल्यूम में आई थी हाफ ईयरली के रूप में। तो ये मैंने पूरी कंप्लीट की थी, जो कि लगभग 90 पेजेस में, इट मींस की 45 इंटू 2 90 पेजेस में होगी। और इसमें पूरा 2023 का कंप्लीट था, जो आरओ एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल था और आपके यूपीपीसीएस के लिए भी है। लेकिन अब जो आपका अपडेटेड सेक्शन है, जिसमें केवल जो आई दृष्टि मैगजीन 2024 की आई थी, जिसमें फरवरी और जनवरी ये दोनों ही अपडेटेड है। जैसे कल ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए थे पहले लेक्चर में, और आज हमारा जो है कि लेक्चर नंबर जो सेकंड होगा अपडेटेड का, जिसमें स्पेशली यूपी स्पेशल है, संक्षिप्तियां हैं, स्पोर्ट्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है। इनमें जो भी अपडेट हुई है जनवरी और फरवरी में, उन्हीं चीजों को केवल हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और आप इसकी पीडीएफ को हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज भी कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, और वहां पर जो है कि पूरी डिटेल आपको हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी मैसेज के थ्रू। और वहां से आप सारे स्टेप्स को फॉलो करके करंट अफेयर्स के साथ साथ घटना चक्र शॉर्ट नोट जो पूर्वालोकन के हमने तैयार किए, आप उसके भी परचेस कर सकते हो, उसकी भी रिवीजन कर सकते हो। वो सारे के सारे हेल्पफुल हैं आपके तैयारी में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो अपडेटेड करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 1 था, अपडेटेड पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने ये केप वर्डे को कंप्लीट किया, और आज हम इसके आगे से कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट थे, उस मतलब अपडेटेड था, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। जैसे यहाँ देखोगे हैविश्योर लिखा हुआ है। हैविश्योर का मतलब क्या होगा? ये हेपेटाइटिस ए के लिए एक स्वदेशी तरीके से निर्मित की गई पहली वैक्सीन है, या पहली दवा कह सकते हो। जैसे 19 जनवरी 2024 को, लेटेस्ट घटना है, 19 जनवरी 2024 को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका लॉन्च किया है। तो ध्यान देना, हेपेटाइटिस ए का एक स्वदेशी टीका लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम क्या है? हैविश्योर। और जिसका निर्माण, मतलब जिसका जो नाम रखा गया वो हैविश्योर रखा गया है। इस टीके का निर्माण IIL, इट मींस की इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद स्थित गचिबोवली संयंत्र में किया गया। तो कहां पे किया गया? हैदराबाद में। और इसको देने का जो तरीका रहेगा बच्चों को, वो 2 खुराक में दिया जाएगा। पहला तो रहेगा जन्म के बाद, जो 12 महीने का बच्चा होगा, या 12 महीने के बाद की जो भी उम्र रहेगी, 12 महीने तक तो आप नहीं दे सकते जन्म के। जब 12 महीने तक उसकी एज कंप्लीट हो जाएगी, जो भी उसके टीकाकरण होते हैं मिशन इंद्रधनुष के तहत, वो सारे टीकाकरण कंप्लीट कर लेने के बाद पहली खुराक उसे जन्म से 12 महीने के बाद दी जाएगी। और दूसरी जो खुराक होगी वो 12 महीने के बाद, जब भी पहली खुराक दी गई होगी, उसके 6 महीने के बाद ही दूसरी खुराक दी जाएगी। तो ये थी हैविश्योर, जो आपके मतलब हेपेटाइटिस ए की हमारी स्वदेशी दवा है और टीका है। और दूसरा देखते हैं वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, यानी कि टीबी की रिपोर्ट 2023, जो कि 7 नवंबर 2023 को WHO के द्वारा जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कोविड के बाद सर्वाधिक संक्रामक बीमारी जो है कि जानलेवा के रूप में तपेदिक जो है कि सामने आई है, और 2022 में लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु का ये कारण बन चुकी है वैश्विक स्तर पे। और अगर हम टीबी मामले में बात करें तो भारत का स्थान जो है कि पहला स्थान आता है। लगभग पूरी दुनिया में 27% मामले आपके भारत में ही देखने को मिलते हैं, सबसे अधिक यहाँ पे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 सितंबर 2022 को ही PM टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया था, जिसमें लक्ष्य लिया गया था कि हम भारत को टीबी मुक्त करेंगे 2025 तक, और वैश्विक स्तर का जो लक्ष्य है वो 2030 तक जो है कि टीबी मुक्त करने का है। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी द्वारा भारत की एक पहल शुरू की गई थी, जिसमें निक्षय मित्र का मतलब होता है नी मतलब एंड करना, और क्षय मतलब टीबी, यानी कि टीबी को एंड करने के लिए एक पहल शुरू की गई थी। अब आ जाते हैं हम लोग
पढ़ते हैं नेक्स्ट जैव विविधता स्थल के बारे में बात करेंगे, जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। तो हाल ही में 9 फरवरी 2024 को ओडिशा सरकार के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, किसे? गुप्तेश्वर वन को। तो गुप्तेश्वर वन कहां पे है? ओडिशा में है, और ये जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। और इसी के साथ पूरे भारत की जो जैव विविधता विरासत जो स्थल है उसकी संख्या हो चुकी टोटल कितनी? 45। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 45वां जो है कि जैव विविधता विरासत स्थल क्या हो जाएगा, तो गुप्तेश्वर वन हो जाएगा। और इसे अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने 9 फरवरी को घोषित किया। लेकिन इससे पहले भी मार्च 2023 में गंधमर्दन नाम की जो पहाड़ी है इसे भी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, और यह भी उड़ीसा की ही है। और भारत की अगर हम पहले जैव विविधता की बात करेंगे तो नल्लूर टैमरिंड ग्रोव जो कि कर्नाटक में स्थित है, टैमरिंड ग्रोव ये कर्नाटक में स्थित है, और ये भारत का पहला हमारा जैव विविधता विरासत स्थल बनता है। अगर हम बात करें कि कौन से राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता विरासत स्थल है, जैसे रामसर साइट की हम बात करेंगे तो तमिलनाडु में सबसे अधिक हो गई 16, फिर यूपी में है 10। तो उसी तरीके से आप देखोगे जैव विविधता विरासत स्थल वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है 10, और यूपी में हमारे केवल और केवल एक है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ, केवल एक हमारे यूपी में है। गुप्तेश्वर वन कोरापुट जिले में स्थित है, और यह शिव जी को समर्पित एक गुफा मंदिर के निकट ही स्थित है। अब बात करेंगे रामसर स्थल की, जो अभी लेटेस्ट जो है कि 5 रामसर स्थल नई जोड़ी गई हैं साइटें, तो इसके बारे में जानकारी ले लो कि 31 जनवरी 2024 को 5 नए घोषित होने के बाद भारत की कुल संख्या हो चुकी रामसर साइट की 80। जबकि मैंने इससे पहले ही जो करंट अफेयर्स का 2023 का पूरा कंप्लीट सेगमेंट था उसमें मैंने 75 बताई थी, ठीक है। और 75 अगर आपने पहले के लेक्चर को देखा होगा तो अब मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये 31 जनवरी का है और इस समय बताया गया था कि 30 हो चुकी हैं, जिसमें 3 नई जो जोड़ी गई वो कर्नाटक में जोड़ी गई, और इन तीनों के साथ ही कर्नाटक की हो गई टोटल 4, एक पहले से थी और 3 और जोड़ दी, कर्नाटक की हो गई 4, जबकि 2 और तमिलनाडु में निकली हैं। तो तमिलनाडु में पहले से ही 14 थी, 2 जोड़ने पे आपकी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो जरा इनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे सर्वाधिक अब तमिलनाडु में 16 हो चुकी हैं, सेकंड नंबर पे यूपी आता है जिसमें 10 हो गई हैं, और कर्नाटक में ये 3 नए जो है रामसर साइट स्थल को रिजर्व करने के लिए घोषित करने के बाद टोटल कर्नाटक में 4 हो गई हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो भारत का कुल 13,32,200 हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया है इन 80 रामसर साइटों के द्वारा पूरे भारत में। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो कर्नाटक में शामिल हुई है नई या तमिलनाडु में, तो कर्नाटक में जो 3 शामिल हुई हैं, पहला नाम है अंक समुद्र पक्षी रिजर्व। अंक समुद्र पक्षी रिजर्व ये मुख्य रूप से कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है, और यह मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है जो कि शताब्दियों पूर्व निर्मित हुआ था, और इसलिए इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। वहीं दूसरा है अगनासिनी एस्चुरी जो कि कन्नड़ जिले में स्थित है, और यह अगनासिनी नदी और अरब सागर के संगम पर है। जो कि अगनासिनी नदी क्या होती है? पश्चिमी घाट से निकलते हुए अरब सागर की ओर गिरती है। तो जहां पे अरब सागर और से मिलन होता है इनका अगनासिनी नदी का, और अगनासिनी नदी जहां से निकलती है उद्गम होता है उसके बीच में ही अगनासिनी एस्चुरी है। एस्चुरी को तो आप जान ही रहे कि ज्वार नदमुख कहते हैं, जो कि अरब सागर की ओर ही मुख्य रूप से बनते हैं। फिर तीसरा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये गडक जिले में स्थित है, और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी कहलाता है कर्नाटक का। वहीं तमिलनाडु में जो 2 नई शामिल हुई है उसका नाम है कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये अरियालूर जिले में स्थित है, और यह तमिलनाडु की सबसे बड़ी अंतर्देशीय मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह अंतर्देशीय मीठे पानी झीलों में से एक है। और दूसरा आता है लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन। सोला किसे कहते हैं? जो कि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है, सोला वन या सोलास वन। तो लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन ये जो है कि तमिलनाडु में भी शामिल हुए हैं। और अब इसके आधार पर अगर आप देखोगे एक लेटेस्ट अपडेट भी आप देख लीजिए कि 2 फरवरी 2024 को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, और जिसकी इस बार थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, अर्थात आर्द्रभूमियां और मानव का कल्याण। कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं जहां पे एक राज्य में केवल एक आपके रामसर साइट है, तो जरा उनके नाम याद रख लो। जैसे कांवरताल आर्द्रभूमि बिहार की एकमात्र है, दीपोरबिल आर्द्रभूमि असम की एकमात्र है, ये पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की एकमात्र है, रुद्रसागर झील आर्द्रभूमि ये कई बार पूछा जाता है रुद्रसागर के लिए, क्योंकि रुद्रसागर से आपको लगता है कि ये नैनीताल या उत्तराखंड में होगा, जबकि होता कहाँ पे? त्रिपुरा में होता है। वैसे लोकटक झील की बात करूंगा तो ये मणिपुर की होंगी, और ये सभी अपने राज्य में केवल और केवल एकमात्र रामसर साइट है।
तो देखेंगे आप यहाँ पे जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उससे कितना आसान हो गया जनवरी और फरवरी को अपडेट करना। और इसी तरीके के पूरे नोट्स मैंने 2023 के करंट अफेयर्स के पढ़ाए हैं, जो कि बहुत ही कम समय में आप रिवीजन कर लोगे। सारे टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए, मैक्सिमम टॉपिक यहीं से करंट अफेयर्स के आए थे, आरओ एग्जाम्स में जितने भी आए थे वो सारे के सारे इसी शॉर्ट नोट से फंस चुके थे। 2023 का आपको दिखाऊंगा, अगर आप देखोगे उसमें क्लास में तो वहां मिलेगा, 2024 में जो मिलेगा वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो देखेंगे अमृत धरोहर योजना की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की थी और इसका कार्यान्वयन 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे किया गया, जो कि 5 जून 2026 तक रहेगा, 3 वर्ष तक ये कार्यान्वित रहेगा अमृत धरोहर योजना। अब यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि स्नो लेपर्ड मतलब होता है जो हिम तेंदुए होते हैं, इनकी गणना की गई कि भारत में कितने स्नो लेपर्ड हैं। टोटल तो है 718, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल ले लेते हैं कि 30 जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की गई और इसमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया SPAI यानी कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ये कार्यक्रम के तहत हिम तेंदुओं की संख्या का पहली बार संपूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जा रहा था, SPAI यानी कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। और बात करेंगे इस कार्यक्रम का जो संचालन किया गया वो 2019 से लेकर 2023 तक के मध्य किया गया पहली बार, जिसमें अनुमानित संख्या बताई गई है कि 718 लगभग दर्ज की गई। स्नो लेपर्ड का मतलब होता है जो हिम तेंदुआ, यानी कि जो हिम अर्थात कि बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। तो जैसे लद्दाख में आप देखोगे 477 है, सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड आता है 124, तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश आता है 51। ये तीनों ही बर्फीले क्षेत्र हैं, जबकि यूपी में 0, क्योंकि यूपी में इस प्रकार की कोई भी बर्फ या जो है कि पहाड़ी क्षेत्र नहीं है जहां पे बर्फ पड़ती हो या बर्फीला क्षेत्र हो जहां पे हिम तेंदुए रह सकते हो, इसलिए यूपी में अगर आपसे पूछेगा तो 0 कर देना है हिम तेंदुओं को। लेकिन अगर मैं बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे 173 से बढ़ के 205 हो चुके हैं यूपी में, जिसमें कितने की वृद्धि आपने देखी तो आप देखोगे 32 की वृद्धि देखने को मिली। लेकिन हिम तेंदुए में कोई वृद्धि नहीं है क्योंकि यूपी में पाए ही नहीं जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ऑन्सिया और IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कंडीशन पे आते हैं। हालांकि 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया था हिम तेंदुओं के संरक्षण और बचाव के लिए, और 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया कि भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, और उसमें यूपी का भी एक शहर आता है जो कि टॉप 3 में शामिल होता है। तो जरा बात कर लेते हैं। जनवरी 2024 में केयर के द्वारा मतलब CREA द्वारा ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई। ये एक स्वायत्त संस्था है CREA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, हालांकि मैंने इसको लिखा नहीं क्योंकि इसकी ज्यादा आवश्यकता लगी नहीं मुझे, मैगजीन में दी हुई है। तो जनवरी 2024 में CREA द्वारा ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें लगभग 227 शहरों को शामिल किया गया इस ऑब्जर्वेशन में, परीक्षण में। तो इसमें 2 तरीके से ऑब्जर्वेशन किया गया, एक किया गया PM10 के आधार पे और एक होता है PM2.5 के आधार पे। PM2.5 मतलब धूल कणों का इतना छोटा सा साइज होता है, इस तरीके का, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, जो आपके नासा छिद्र के माध्यम से फेफड़ों में चले जाते हैं और आपको बहुत सारी तकलीफें देते हैं। नासा छिद्र यानी कि नाक में जो छेद होता है, इसमें जो लगे बाल होते हैं, इसमें क्या होता है कि धूल कण के रूप में PM10 पॉइंट थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, तो ये तो यहाँ फंस जाते हैं और जब हम नाक की सफाई करते हैं तो ये बाहर हो जाते हैं। लेकिन 2.5 यहाँ रुकते भी नहीं है, ये उससे भी अंदर सीधे चले जाते हैं फेफड़ों में। तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा PM10 के आधार पे प्रदूषित शहर बर्नीहाट, जो कि मेघालय के स्थित है, बर्नीहाट। दूसरे नंबर पे बेगूसराय बिहार हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे आपका ग्रेटर नोएडा आता है यूपी का। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा यूपी स्पेशल के लिए। याद होगा आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2023 के एग्जाम में मुरादाबाद का प्रश्न पूछ लिया था, विश्व के स्तर पे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक के रूप में, तो मुरादाबाद यूपी स्पेशल प्रश्न था। वहीं 2.5 के आधार पे आप देखोगे तो यहाँ भी बर्नीहाट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बेगूसराय है, लेकिन आप देखोगे थर्ड नंबर पे दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे यूपी का रैंक हट चुका है टॉप 3 से। अच्छा, बात करेंगे कि PM10 के आधार पे यूपी के कितने शहर जो है कि प्रदूषित माने गए हैं, तो 7 शहर प्रदूषित है, और मुख्यतः वो सारे के सारे वेस्ट यूपी के हैं। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ये 7 जिले जो हैं ये मुख्य रूप से वेस्ट यूपी के अंतर्गत ही आते हैं। और सर्वाधिक जो शहर हैं वो बिहार से लिए गए 19, जो 227 शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों का राज्य है। 19 शहर लगभग यहाँ पे प्रदूषित हैं।
और इसी से संबंधित एक कार्यक्रम भी याद रख लो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को 2019 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था कि 2017 की तुलना में 2024 तक हम PM10 को और PM 2.5 को 20 से 30% तक कटौती करेंगे। लेकिन 2024 तक जब इतनी कटौती नहीं हो पाई तो सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत क्या किया, एक अपना लक्ष्य संशोधित किया और कहा कि अब हम 2025-26 तक सीधे डायरेक्टली हम 40% तक कटौती का नया लक्ष्य रखते हैं। यानी हम 20-30% को नहीं, अब 2025-26 तक हम सीधे 40% जो है कि कटौती का लक्ष्य रखते हैं। अब चलते हम आगे, पहला जो हमारा डार्क स्काई पार्क होगा हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे बच्चों को डाउट भी है और डाउट होना उनका लाजमी भी है, क्योंकि उनको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक दो लोगों ने कल की क्लास में मुझसे, क्या पहले करंट अफेयर्स की क्लास में कमेंट सेक्शन में पूछा भी था एक बच्चे ने कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पहला डार्क स्काई पार्क, जो कि डार्क स्काई पार्क कहाँ ओपन हो रहा है, पेंच बाग अभ्यारण्य में। लेकिन इससे पहले भी जो है कि इससे पहले भी आप देखोगे कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत हैनले गांव, जो कि लद्दाख में से, यहाँ पे भी पहला एक डार्क स्काई रिजर्व ओपन किया जा चुका है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन पहले कहलाएगा, तो इसको कवर कर लेंगे आज की इस क्लास में। जनवरी 2024 में पेंच बाग अभ्यारण्य, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व, को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, डार्क स्काई पार्क। और यह एशिया का 5वां जो है कि डार्क स्काई पार्क होगा, जिसमें 2 जापान में है, एक दक्षिण कोरिया में है। इस तरीके से 5वां जो है कि भारत में हो रहा है एशिया का जो है कि डार्क स्काई पार्क। और इस पेंच का विस्तार आपके MP और महाराष्ट्र में स्थित है। अब जो डाउट में लोग बच्चे थे वो भी ध्यान रखो कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य है, ये फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, जो कि हानले गांव में स्थित है। और ये मुख्य रूप से चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ही स्थित किया जा रहा है। और इसी हानले गांव में आपको भारतीय खगोलीय वेधशाला भी देखने को मिली। अब दोनों में अंतर क्या जरा इसको समझ लो। देखो ये जो है आपका, ये डार्क स्काई पार्क डेवलप किया रहा है, डार्क स्काई पार्क, न कि नाइट स्काई पार्क। दोनों में अंतर देखो, डार्क स्काई पार्क है ये, ठीक है, और दूसरा जो है आपका नाइट स्काई सेंचुरी है, ये रात के लिए है। हालांकि डार्क स्काई पार्क भी रात के लिए ही है, प्रकाश से संबंधित जो प्रदूषण होता है उससे बचने के लिए। लेकिन जो दोनों टर्म्स यूज की जा रही है ना, उन पे फोकस करो। नाइट स्काई सेंचुरी आपके लद्दाख में है, लेकिन डार्क स्काई सेंचुरी आपकी पेंच टाइगर रिजर्व में। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अभी हाल ही में नया जो है कि राजस्थान में 55वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार भारत का ये 55th यानी 55वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व होगा, जो कि राजस्थान में स्थापित होगा। और इसी के साथ राजस्थान में कुल 5 संख्या हो चुकी है टाइगर रिजर्व की। इससे पहले आप देखोगे रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य। ये 4 तो पहले से राजस्थान में एस्टैब्लिश थे, लेकिन अब आपका धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य भी एक बन चुका है 5वें नंबर पे, जो कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। किस नंबर का होगा, 55वां टाइगर रिजर्व। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा युद्ध विमान पोत पर। INS संधायक, क्या है INS संधायक, ये क्या है, 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम स्थित नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह के दौरान इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। हालांकि इसका जलावतरण, क्योंकि ये जल में तो बहुत पहले उतर चुका था, 1 से 2 साल पहले, जब इसकी पूरी प्रैक्टिस, इसकी पूरी ट्रेनिंग हो गई, तब इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। संधायक का जो अर्थ होता है विशेष खोज करने वाले जो है कि विमान वाहक पोत, जिसे हम लोग सर्च ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो देखोगे तो इस कैटेगरी में, यानी कि खोज करने वाले जो विमान वाहक पोत है, इसमें 4 प्रकार के पोत सर्वेक्षण प्रस्तावित थे, जिसमें INS संधायक, INS निर्देशक, INS इच्छक और INS संशोधक। लेकिन इसमें अभी केवल एक ही 3 फरवरी 2024 को जो पहला हुआ है भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। और ये सभी किस कैटेगरी में शामिल है, तो ये विशेष खोज करने वाले पोत विमान पोत में शामिल है, जिसमें INS संधायक केवल अभी शामिल हुआ, 3 अभी आने बाकी हैं भारतीय नौसेना में। अब INS इम्फाल की बात कर लेते हैं, तो ये विध्वंसक के कैटेगरी में आता है। यह पोत भी दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ और यह परियोजना 15B, यानी कि इसको हम लोग P15B भी कह सकते हैं। P का मतलब होता है प्रोजेक्ट, यानी परियोजना 15B के तहत निर्मित युद्ध पोत है। कैसा युद्ध पोत, जो परमाणु, जैविक, रासायनिक युद्ध की स्थिति में लड़ने के लिए निर्मित किया गया। और इसमें भी कुल 4 पोत प्रस्तावित है, जिसे विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक युद्ध पोत भी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से वो 4 श्रेणी के हैं, जैसे आप कि यहां पर आप देखोगे INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव,
आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। तो इसमें से दो ऑलरेडी आपके 1 नवंबर 2021 में आईएनएस विशाखापत्तनम, दिसंबर 2022 में आईएनएस मोरमुगाओ, ये दोनों ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके थे। अब तीसरे नंबर पे आपका आईएनएस इम्फाल दिसंबर 2023 में शामिल हो चुका है। अब बचता है आईएनएस सूरत, देखिए ये कब शामिल होता है। हालांकि ये जो कैटेगरी है विशाखापत्तनम श्रेणी के नाम से जानी जाती है, विध्वंसक युद्धपोत। और जो अभी हम लोगों ने आईएनएस संधायक पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 4 कैटेगरी के युद्धपोत पढ़े हैं, संधायक, निर्देशक, इच्छक और संशोधक। ये चारों ही जो है कि विशेष खोज करने वाले जो है कि पोत विमान रहेंगे। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख अभ्यास के बारे में, देखते हैं युद्ध अभ्यास जो हुए हैं अभी लेटेस्ट। जैसे धर्म गार्जियन अभी हाल ही में हुआ है, भारत और जापान के मध्य होता है, ये राजस्थान में हुआ 5वां संस्करण इसका। डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे तो ये भारत और यूएई के मध्य हुआ था, ये भी राजस्थान में हुआ था, जबकि ये पहला संस्करण था। डेजर्ट नाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे भारत, फ्रांस और यूएई शामिल हो गए थे। साइक्लोन की बात करेंगे तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ था, ये असांस मिस्र में हुआ था, ये सेकंड संस्करण था। ध्यान देना कि अगर आपसे डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाएगा तो भारत यूएई हो जाएगा, राजस्थान में हुआ। लेकिन अगर केवल साइक्लोन होगा तो भारत मिस्र होगा, और ये असांस मिस्र में आयोजित हुआ। वहीं सदा तंसीक जो कि राजस्थान में हुआ पहला संस्करण, ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। और खंजर की बात करेंगे तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, बकलो यानी हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वहीं एक्स विनबेक्स की बात करेंगे जो भारत और वियतनाम के बीच में हुई थी, हनोई वियतनाम, जो कि वियतनाम की राजधानी है। और यहीं पे हमने आईएनएस कृपाण जो है कि युद्धपोत वियतनाम को समर्पित कर दिया, यानी कि दान दे दिया, गिफ्ट कर दिया। और ऐसा पहली बार होगा कि भारत ने किसी विदेशी देश को हमने अपना युद्धपोत दिया है, यानी कि बेच दिया या निर्यात कर दिया, जिस भी तरीके से आप समझ लो। तो ये तो था दोस्तों आपका अपडेटेड फर्स्ट वाली जो पीडीएफ थी। जिन लोगों ने पहली पीडीएफ को परचेस किया होगा, यानी कि ये पीडीएफ आपको दोनों मिल जाएंगे एक साथ ही, इसका अलग से कोई चार्ज नहीं होगा, केवल इसी का रहेगा जो हमने अपडेटेड वाली दी है। तो इसका जो है कि आपने पीडीएफ में देखा होगा कि पहला यहां तक था। अब हम चलते हैं, जो क्लास कल शाम में आनी थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो अब हम उसके आगे की चीजों को कवर करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि 44 नंबर टॉपिक पे उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो घटनाक्रम थे, तो इसमें 3-4 पॉइंट आए हैं नए लेटेस्ट, जो जनवरी और फरवरी में घटनाक्रम हुए यूपी स्पेशल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाराणसी का कि 23 फरवरी 2024 को, जहां की मोदी जी ने 23 फरवरी 2024 को 2 हाइब्रिड कैटामरन पोत, जिसे एमवी गुह और एमवी निषाद राष्ट्र को समर्पित किया। तो 2 जो हाइब्रिड कैटामरन जो पोत थे, ये मुख्य रूप से एमवी गुह और एमवी निषाद ये जो है कि राष्ट्र को समर्पित किए, और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड के द्वारा किया गया। एमवी गुह की बात करेंगे तो अयोध्या में सरयू नदी पर, और एमवी निषाद की बात करेंगे तो वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन के लिए प्रयोग किया जाएगा। और ये मुख्य रूप से चार्जेबल बैटरी से संचालित भी है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष, इन दोनों के द्वारा प्रतिवर्ष जो है 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन की कटौती की जाएगी। और वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया गया, जो कि 30,000 की क्षमता से युक्त होगा। और ये भारत का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम होगा जिसमें भगवान शिव और काशी की झलक देखने को मिलेगी। यानी जो स्ट्रक्चर होगा इसका, ये भगवान शिव की और काशी की झलक पर आधारित होगा। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि 19 फरवरी 2024 को संभल यूपी में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है मोदी जी और योगी जी के द्वारा। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन भी इस मौके पे मौजूद थे। और कल्की को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार भी माना जाता है, तो याद रख लेना कल्की के बारे में इतनी सी जानकारी। वहीं नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। 16 फरवरी 2024 को किया गया है। कब किया गया है? 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे भारत के। और इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए कि ये वैसे तो देखा जाए तो कार्यपालिका के अंतर्गत काम होता है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है वो लॉ से संबंधित है। इसलिए मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि उद्घाटन करने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी और योगी जी ने इसका उद्घाटन किया, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन नहीं किया था। ध्यान देना, क्योंकि लॉ से संबंधित है, और यहाँ पे लॉ के जो सबसे बड़े अधिकारी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डीवाई चंद्रचूड़ जी यहाँ पे मौके पर मौजूद थे, उन्होंने उद्घाटन किया। हालांकि इसकी स्थापना यानी कि आधारशिला 2020 में ही रख दी गई थी, जो बन के तैयार हो चुकी है। अब 2024 में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। दीप अयोध्या ऐप, ये पर्यटकों को जानकारी देने के लिए सीएम योगी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है कि जो भी अयोध्या में पर्यटक आएंगे उनको अयोध्या में घूमने की क्या क्या जगह हो सकती है, कहाँ कहाँ वो घूम सकते हैं, उन सारी जानकारी को इसमें कलेक्ट किया गया है। अब आते हैं एमएसएमई उद्यमों के बारे में बात करेंगे, तो अभी सीबीआरई
इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि जनवरी 2024 में रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया एमएसएमई उद्यमों में यूपी जो है कि थर्ड स्थान पर है। कैसे? क्योंकि उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत एमएसएमई के संदर्भ में 9% की हिस्सेदारी के साथ यूपी हमारा थर्ड स्थान पे है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है कि एमएसएमई सेक्टर है, और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में, और थर्ड नंबर पे आपके यूपी में आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि एमएसएमई 2.1 करोड़ एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत है, जिसमें 9% केवल यूपी के हैं। लेकिन एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार 27 फरवरी 2024 तक का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, उसमें कहा गया कि उद्यम पोर्टल पे 3 करोड़ 82 लाख जो है कि पंजीकृत एमएसएमई है, और जिसमें यूपी के 9% एमएसएमई है, जो कि थर्ड स्थान पे आता है। अब यहाँ पर कुछ हम चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सारे जो जनवरी फरवरी में जो केसेस हुए, कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिली, कुछ लोग जो है कि निधन हो गया, कुछ लोग जो है कि स्वर्गीय हो गए, तो ये अलग अलग जो भी पॉइंट है इनको कवर करेंगे। जैसे पंकज उधास जी की हम बात करेंगे, इनका निधन अभी हाल ही में हुआ 26 फरवरी को। 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, और इनकी एक सबसे प्रमुख फिल्म का गाना फेमस है, चिट्ठी आई। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ये अक्सर जो है कि आपने मूवी में सुना होगा ये गाना। तो ये फिल्म नाम, एक मूवी थी फिल्म नाम, उसमें ये गाना था, और ये पंकज उधास जी के द्वारा गाया गया था। 2006 में इनको पद्मश्री भी मिला है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। ध्यान देना, आरओ एग्जाम्स में मंथ वाइज पूछा गया था किसका, कि बिंदेश्वरी पाठक की मृत्यु किस महीने में हुई थी, ये लगाना था। एमएस स्वामीनाथन की मृत्यु किस महीने में हुई थी, ये लगाना था। हालांकि बिंदेश्वरी पाठक जी दिसंबर में और एमएस स्वामीनाथन जी सितंबर में गुजर गए थे, स्वर्गीय हो गए थे। तो इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो याद रखना होगा आपको। वहीं झारखंड के अभी हाल ही में नए सीएम बनाए गए चंपई सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वरिष्ठ नेता है, और 2 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर नित्या आनंद, इनका जो है कि ये निधन हो गया है इनका जनवरी 2024 में, और ये प्रसिद्ध मेडिसिनल केमिस्ट थे। इन्होंने ही पहली बार मौखिक रूप से गर्भ निरोधक गोली सहेली का निर्माण किया था, यानी कि सहेली को विकसित किया था। ये खाने के लिए थी, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी को अनचाही प्रेगनेंसी हो जा रही है, तो सहेली जो है कि गर्भ निरोधक गोलियों को खा के अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकती थी। तो ये इन्होंने ही सबसे पहले शुरू की थी। डॉक्टर प्रभा अत्रे की बात करेंगे हम। डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया अभी हाल ही में 13 जनवरी 2024 को, जो कि शास्त्रीय संगीत के किराना घराना से संबंधित थी। किराना घराना समय थी। मुनव्वर राणा जी की बात करेंगे, जो कि एक उर्दू शायर थे, इनका भी निधन हो गया 14 जनवरी 2024 को। 2014 में शाहदाबा के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला, हालांकि इन्होंने 1 वर्ष बाद ही इसको रिटर्न भी कर दिया था। उस्ताद राशिद खान की बात करेंगे तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो चुका है 9 जनवरी 2024 को। वह रामपुर सहवास घराने से संबंधित थे। किससे? रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे। प्रीति अघलायम की बात करेंगे, अघालयम की, तो आईआईटी मद्रास का जो पहला विदेशी कैंपस खोला जा रहा है जांजीबार तंजानिया में, आईआईटी मद्रास के नाम से, इसकी पहली महिला निदेशक बनी है। हालांकि विदेश में 2 ही हमारे आईआईटी खोले गए, एक आईआईटी मद्रास जांजीबार तंजानिया में, दूसरा आईआईटी दिल्ली जो यूएई में खोला जा रहा है। लेकिन आईआईटी मद्रास की जो पहली महिला निदेशक बनी है वो प्रीति अघालयम बनी है। बीवीआर सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो नीति आयोग के नए सीईओ का इन्होंने पदभार संभाला है फरवरी 2023 में, और जिसका पूरा कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और इससे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर जी थे। कौन थे? परमेश्वरन अय्यर जी। आगे देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी को याद रख लेना, क्योंकि अभी इन्हें हाल ही में फरवरी 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी। और इससे पहले कौन था इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस? तो वो थे प्रीतिंकर दिवाकर, ये मुख्य न्यायाधीश थे इससे पहले। प्रशांत कुमार की बात करेंगे तो यूपी पुलिस में ये कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए पुलिस महानिदेशक के रूप में। अनिल लोहाटी की बात करेंगे तो ट्राई कम्युनिकेशन यानी कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सेंथिल पांडियन, ये इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए सेंथिल पांडियन। रश्मि शुक्ला जी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी की बात करेंगे, जी हाँ, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, वही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है कि संवैधानिक पीठ में निर्णय भी दिया था, ये भी उस पीठ में शामिल थे। तो इनको भी हाल ही में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भी हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नालसा क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज जो एक्ट होता है इसके अंतर्गत माना जाता है, एजेंसी कह सकते हो, जो राष्ट्रीय विधिक होती है व्यवस्था, उसमें नालसा। और अरिंदम बागची, ये याद रख लो,
ये यूएनओ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अब भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया अरिंदम बागची को, जबकि इससे पहले आप पढ़ते थे रुचिरा कंबोज को। तो अब रुचिरा कंबोज नहीं होंगे, यूएनओ हो गया या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जब भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पूछा जाएगा तो कौन वहां पहुंचेगा? अरिंदम बागची रहेंगे, रुचिरा कंबोज नहीं रहेंगी। और कंचन देवी जी की बात करें तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया कंचन देवी को। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की बात करेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष बने अगस्त 2023 में। के राजा रमन की बात करें तो गांधीनगर गुजरात में स्थित IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेंटर अथॉरिटी या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष पद जो है कि इनको दिया गया है के राजा रमन को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रवीण श्रीवास्तव जी जो कि देश के नए CVC बने, इट मींस की सतर्कता आयोग, नए मुख्य सतर्कता आयोग प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं। तुषार मेहता जी की बात करेंगे तो भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। रवनीत कौर की बात करेंगे तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन जो मतलब कि काउंसिल ऑफ कंपटीशन ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ध्यान देना ये पहली बार है कि कोई महिला अध्यक्ष बन रही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, रवनीत कौर। डॉक्टर मनोज सोनी जी की बात करें तो वर्तमान में UPSC संघ लोक सेवा आयोग जो IAS की परीक्षा कराता है उसके अध्यक्ष पद पर है ये। विजयकांत की बात करें तो प्रसिद्ध तमिल अभिनेता और तमिलनाडु में जो DMK पार्टी थी ना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस पार्टी के संस्थापक थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो विजयकांत ही DMK पार्टी के संस्थापक थे और इनका निधन हो गया है। सतनाम सिंह संधू की बात करेंगे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में इन्हें मनोनीत किया गया। जैसे राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनमें से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है उसको मुर्मू जी ने जो है कि नियुक्त किया है। प्रीति रजक की बात करेंगे तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार होगी, क्योंकि सूबेदार पद तक जो है कि अभी तक कोई महिला नहीं जाती थी, तो अब जो है कि पहली महिला सूबेदार का पद इसे मिला है। प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी जी की बात करेंगे जो कि प्रयागराज स्थित गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर भी है, जिन्हें भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये यूपी के लिए गौरवान्वित होने की बात है। वहीं सुचेता सतीश की बात करेंगे तो 140 अलग अलग भाषाओं में गाना गाने का भी इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। कितनी भाषाओं में? 140 अलग अलग भाषाओं में। रायमती घुरिया जी का नाम याद रख लेना क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोरापुट जिला जो कि उड़ीसा में है, इसकी ये आदिवासी किसान महिला है और इन्होंने बाजरा की लगभग 30 किस्मों से को संरक्षित किया है। बाजरा की लगभग 30 से अधिक किस्मों को संरक्षित किया है और इसलिए इनको क्वीन ऑफ मिलेट्स भी कहा जाता है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्वीन ऑफ मिलेट्स किसे कहा जाता है? तो रायमती घुरिया जी को कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे ओलेग कोनोनेंको, ये एक रूस के अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने सर्वाधिक समय यहाँ पे अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अपनी कुल 5 यात्राओं में आप देखोगे 878 दिन 12 घंटे बिताए हैं। फ्रांस के PM अभी नए नियुक्त किए गए हैं 9 जनवरी 2024 को, ग्रैबियल अट्टल है। प्रोफेसर अनुषा शाह की बात करेंगे तो ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटेन के ICE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष पद पर चुनी गई हैं और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो कोई पहली भारतवंशी महिला जो है कि चुनी गई। 205 वर्षों में तो ऐसा पहली बार हुआ है। जॉन बेनिस्टर गुडनेफ की बात करेंगे, ये प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार में भी अपना सहयोग दिया था और साथ में 2019 में इन्हें रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता भी ये रह चुके हैं। नोबेल लॉरिएट भी रह चुके हैं जॉन बेनिस्टर गुडनेफ। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रपति हैं, जैसे अजरबैजान के राष्ट्रपति नए चुने गए हैं, इलियाम अलीयेव कहते हैं। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते हो गया। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेवेलो हो गया। भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोग्बे हो गया। कौन हो गया? सेरिंग तोग्बे। और ADB के निदेशक की बात करेंगे जो कि फिलीपींस मनीला में स्थित है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके जो है कि महानिदेशक के रूप में, निदेशक या डायरेक्टर कह सकते हो, कार्यकारी निदेशक विकासशील हैं। और बिम्स्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल जो डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, इसके महासचिव चुने गए हैं चौथे महासचिव इंद्रमणि पांडे। मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने एंड्री राजो एलिना। अब आगे देखते हैं। यहां पे आप देखोगे कि बांग्लादेश के मूल व्यक्ति जो कि प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक भी थे, इनका भी निधन हो गया है, सलीमुल हक। अगर पूछा जाए सलीमुल हक किससे संबंधित है तो ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक थे और ये बांग्लादेश के मूल थे। मलेशिया के 17वें राजा के रूप में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को चुना गया। केविन
केविन मैकार्थी की बात करेंगे तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को पद से हटाया गया और यूएस के इतिहास में पहली बार हुआ। यानी अभी तक नहीं होता था कि यूएस के इतिहास में कि कभी उसके स्पीकर के पद को हटाया जाए, क्योंकि बहुत सम्मानित पद माना जाता है। लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने इस बार केविन मैकार्थी को हटा दिया है, यूएस में स्पीकर पद पे थे ये। डॉक्टर भरत बरई की बात करेंगे तो कैंपस चैंपियनशिप गाल सम्मान से सम्मानित किया गया, कैंपस चैंपियनशिप गाल से। अब यहाँ पे कुछ चर्चित स्थलों की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे जो भी चर्चित व्यक्ति थे उनकी जानकारी को कवर किया था। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा हरदा के बारे में। हरदा एक जिला है एमपी का, जहां अभी हाल ही में 6 फरवरी में पटाखा फैक्ट्री में जो है कि विस्फोट हो गया, कई लोग घायल हुए और कई लोगों की जानें भी चली गई। कवरत्ती की बात करेंगे जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, तो यहाँ पर मोदी जी ने 1150 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और यहीं कदमत में स्थित LTTD यानी कि लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र का भी शिलान्यास किया है। और वहीं कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र का भी लोकार्पण किया है। जब आपके मालदीव से संबंध हमारे खराब हुए, वहां के राष्ट्रपति हमें आंख दिखा रहे थे, तो मोदी जी ने जो है कि उसको तुरंत एक ही झटके में उसकी औकात में ला दिया। तुरंत जो है कि लक्षद्वीप को डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया कि हम अब भारत के लोग भारतीय बीच पर ही जाएंगे। ग्वालियर की बात करेंगे तो 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला वादन करके रिकॉर्ड बनाया गिनीज वर्ल्ड में, और 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में घोषित किया गया है एमपी सरकार के द्वारा। शिमला की बात करेंगे तो देश का चौथा यहां पर विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इससे पहले देश में 3 जगह, जिसमें गोवा, उत्तराखंड और गुजरात, 3 जगह ऑलरेडी विद्या समीक्षा केंद्र ओपन हो चुका है। ये चौथा रहेगा जहां पे हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे शिमला में ओपन किया जा रहा है। दमन की बात करेंगे तो दमन की बात करें तो मोदी जी ने दमन में नमोपथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र समर्पित किया। मतलब दमन में ही आपको नमोपथ भी देखने को मिलेगा और देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। और ये देश का अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह भी डेवलप किया गया है। गोवा की बात करें तो मोदी जी ने एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC का उद्घाटन किया। यानी जो ऑयल नेचुरल जो आपकी गैस कॉर्पोरेशन है, मतलब ऑयल नेचुरल जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम है, इसके अंतर्गत मोदी जी ने एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र का स्थापित कहाँ किया? गोवा में किया। जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे यूपी के जेवर एयरपोर्ट के निकट ही आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना करने की परमिशन दे दी गई है, जो केंद्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन विमानन मंत्रालय है उसके द्वारा दी गई। क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास कोई भी इतनी हाइट की कोई बिल्डिंग्स या कोई इमारत या कोई स्टैचू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हवाई जहाज वगैरह आते हैं, लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसको परमिशन दे दी गई है। आदि योगी शिव की जो है कि 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी जेवर एयरपोर्ट के कुछ ही दूरी पर। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, यहाँ पे सालारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। याद होगा आपको 2023-24 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि जितने भी हमारे संग्रह जो 1 लाख तक जो है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं एंशिएंट हिस्ट्री के या जो भी पुरालेख है, उनको डिजिटल रूप में रखा जाएगा ताकि वो लॉस ना हो। तो उसका पहला संग्रहालय देश के कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद तेलंगाना में। बदायूं की बात करेंगे, यूपी बदायूं की, तो HPCL के द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के बायोमास आधारित CBG कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यानी कि संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कर दिया गया बदायूं में। पर्थ की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनेगा। यहाँ पर यह घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा। ऋषिकेश की बात करेंगे यहाँ पे तो THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत के पहले सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया जनवरी 2024 में। तो आप देखोगे सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, इसको ऋषिकेश यानी उत्तराखंड में अनावरण किया गया। नोएडा की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा यहाँ पे DLF टेक्नोलॉजी पार्क में, तो यहाँ पर आप देखोगे एक सिनॉप्सिस चिप डिजाइन सेंटर करने का उद्घाटन किया गया। यानी कि सिनॉप्सिस चिप जो कि डिजाइन करने का जो सेंटर है, इसका उद्घाटन किया गया नोएडा में। और वहीं पुणे की बात करूं तो महाराष्ट्र के इस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कर दिया गया। जो अल्कोहल हम लोग यूज करते हैं उससे जेट ईंधन यानी कि हवाई जहाज के लिए ईंधन बनाने की बात की जा रही है, तो इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। अगर सफल रहा तो फिर इसका भी प्रयोग किया जाएगा। आगे लैटकोर शिलांग मेघालय में स्थित है। लैटकोर शिलांग में मेघालय में यहां पर अमित शाह जी के द्वारा यहां स्थित असम राइफल्स हेडक्वार्टर के कैंपस
साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। अयोध्या की बात करेंगे तो सीएम योगी जी के द्वारा यहां पर स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ किया गया। उज्जैन की बात करेंगे तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा यहां पे नीलकंठ वन और स्वस्थ व स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया? प्रसादम का। तो ये पूछा जा सकता है प्रसादम आपका कहां पे है, तो उज्जैन में शुरू किया गया है। प्रयागराज की बात करेंगे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पहला फ्लोटिंग रेस्तरां जो है कि ओपन किया गया है, जो कि यूपी का पहला होगा ऐसा जो फ्लोटिंग रेस्तरां होगा। विजयवाड़ा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में निर्मला सीतारमण जी ने कृष्णा वैली संगीत निर्जनम का उद्घाटन किया गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं सिंधुदुर्ग की बात करें तो मोदी जी ने महाराष्ट्र स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ पे उदयपुर की बात करें तो भारत का ये पहला वेटलैंड शहर बनेगा, क्योंकि अभी तक आपने आर्द्रभूमि के स्थल सुने थे लेकिन वेटलैंड शहर नहीं सुना था। कैमरून की बात करें तो यह एक अफ्रीकी देश है जो बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित रूप से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश हो गया है, जहां पे नियमित रूप से टीकाकरण किया जाएगा मलेरिया के लिए। ऑकलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के इस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। माली की बात करेंगे तो यूएनओ के द्वारा 10 वर्षों के बाद यहाँ पे शांति मिशन को आधिकारिक तौर पे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। तो ये तो कुछ चर्चित स्थल थे। अब यहाँ पे हम कुछ पुरस्कार और सम्मानों को कवर करेंगे। जैसे अभी हाल ही में नया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 अनाउंस किया गया, जिसमें संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया, जो राम मंदिर के समय काफी चर्चा में थे। उर्दू की बात करें तो उर्दू में एक गीतकार साहब है गुलजार जी को दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए, और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए। अभी 25 जनवरी को भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 25 जनवरी 2024 को गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। ध्यान देना, पद्म पुरस्कारों की। तो इसमें कैटेगरी याद कर लो कि पद्म विभूषण 5 लोगों को दिए गए, पद्म भूषण 17 लोगों को, अब पद्मश्री 110 लोगों को दिए गए। तो ये संख्या भी कभी कभी स्टेटमेंट वाइज बना के पूछ ली जाती है। पुराने पेपर में आप देखोगे पीवाईक्यू में 2-3 साल पहले, तो यूपी पीसीएस में पूछा गया था इस तरीके से। तो ये संख्या पहले आपको याद रहनी चाहिए पद्म पुरस्कार 2024 की, कि पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। जिसमें आप देखोगे कि पद्मश्री में यूपी से कितने लोग सम्मानित हुए हैं, तो यूपी के 12 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब जरा पद्म विभूषण से सम्मानित 5 लोगों का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि भारत रत्न से सम्मानित लोगों की मैंने अपडेटेड लेक्चर 1 में ही कंप्लीट कर दिया था कल की क्लास में, और आज हमारा ये सेकंड रहेगा और आखिरी रहेगा, जिसमें जनवरी फरवरी पूरा कंप्लीट हो चुका है अपडेटेड। आपको अब इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पिछली 13 लेक्चर आप 12 लेक्चर पढ़ लो, जिसमें पूरे 2023 का करंट अफेयर्स अपडेटेड है, और 2 लेक्चर ये पढ़ लो जनवरी फरवरी। बस इतना ही पढ़ लोगे तो आई दृष्टि मैगजीन और घटना सर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपका करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे यूपी पीसीएस के लिए। इतना बहुत है, सफिशियंट है दोस्तों, कम नहीं है। ये बहुत बड़ा मटेरियल मैंने आपको दे दिया, लगभग 120 पेज का टोटल। अब यहां पे देखोगे पद्म विभूषण से 5 लोग जो सम्मानित हुए, एक है वैजयंती माला बाली जो कि कला क्षेत्र में मिला है, इन्हें तमिलनाडु से। कोनिडेला चिरंजीवी, इन्हें भी कला क्षेत्र से मिला है आंध्र प्रदेश में। एम वेंकैया नायडू जी, ये लोक मामले से थे आंध्र प्रदेश में। बिंदेश्वरी पाठक, ये भी मरणोपरांत इनको दिया गया बिहार में। और पद्मा सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो ये भी कला क्षेत्र से सम्मानित है तमिलनाडु में। तो इनमें से एक व्यक्ति है मरणोपरांत बिंदेश्वरी पाठक जी, बाकी सभी लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पे यूपी के संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022, अभी मैंने जो पहली जो आपकी करंट अफेयर्स लेक्चर कवर कराई थी 89 लेक्चर वाले, सॉरी जो 12 लेक्चर वाले थे, तो उसमें आप देखोगे मैंने बताया था यूपी संस्कृत संस्थान 2021 का पुरस्कार था, क्योंकि तब वही जानकारी थी। लेकिन अभी लेटेस्ट आ गई है, 9 फरवरी 2024 को घोषित की गई है ये जानकारी। संस्कृत संस्थान के द्वारा 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उन चारों में सबसे जो महत्वपूर्ण माना था वो होता है विश्व भारती पुरस्कार, जो कि प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को दिया गया, जो कि एमपी जबलपुर के हैं। और इसमें जो पुरस्कार राशि होती है 5,01,000 रुपया। कितना? 5,01,000 रुपये। ये भी पुरस्कार राशि याद रखो। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो कि दूसरे नंबर पे आता है, ये डॉक्टर देवी सहाय पांडे अयोध्या, यहां पे दिया गया इनको, और इनकी पुरस्कार राशि थी 2,01,000 रुपए। महर्षि व्यास पुरस्कार, ये वाल्मीकि था, ये व्यास है। ये प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री जो कि वाराणसी से, इनको दिया गया 2,01,000 रुपए के साथ। और आखिरी इसका जो पुरस्कार है महर्षि नारद पुरस्कार, जो कि प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र वाराणसी से है, इनको पुरस्कार राशि दी गई आपके 1,01,000 रुपए। तो ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है, लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए। ध्यान देना कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 का जो पुरस्कार था एमपी शासन के द्वारा दिया जाता है, और ये कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हसनगी को दिया गया। किसको दिया गया? पंडित गणपति भट्ट हसनगी को दिया गया, जो कि कर्नाटक के हैं।
आगे देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 ये भी अनाउंस किया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक आयोजित समारोह के अंतर्गत 19 बच्चों को दिया गया। जनवरी 2024 में अनाउंसमेंट किया गया। इन 19 बच्चों में यूपी के भी 2 बच्चे शामिल हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत, जिसमें एक है अनुष्का पाठक जी जो कि कला संस्कृति से संबंधित है और दूसरे हैं आदित्य यादव जी जो कि खेल से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएंगे? खेल से संबंधित हो जाएंगे ये। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि 19 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जिसको पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत श्रेणी में, यानी वो बच्चा गुजर चुका था, उसका निधन हो चुका था, तब उसके लिए ये पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें आदित्य विजय ब्राह्मणे उसका नाम है, महाराष्ट्र से है और वो वीरता की श्रेणी में जो है कि उसको ये दिया गया। तो ये 3 इंफॉर्मेशन दी गई 3 बच्चों के लिए जो कि 19 बच्चों में से इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर यहाँ पे आप देखोगे आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड दिया गया डॉक्टर बीना मोदी जी को दिया गया, आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर। आरईसी जो कि आप देखोगे रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन है, ये एक महारत्न कंपनी है, इसको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। इससे पहले जो 12 लेक्चर की क्लास थी उसमें भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार भी इसको दिया गया और स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार भी इसको दिया गया। वहीं नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार 2024 की बात करेंगे तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। किसको दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये 2023-24 में यूपी दिवस के दिन दिया जाता है 24 जनवरी को। ये पहली बार शुरू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान के रूप में। तो एक दिया गया इसरो के वैज्ञानिक ऋतु करिगल श्रीवास्तव जी को और दूसरा उद्यमी एक है नवीन तिवारी, उनको दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 भी यूपी के खाते में ही आता है। क्या आता है यूपी के खाते में, जरा ये देख लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, इनको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। वहीं देखते हैं स्वास्थ्य संवर्धन के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 की बात करेंगे। स्वास्थ्य संवर्धन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार, तो ये मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान जिसको हम निमहांस कहते हैं, बेंगलुरु में स्थित है, इसको दिया गया है। अब बात करेंगे फिल्म पुरस्कारों की जरा, तो सब आप देखोगे लेटेस्ट अभी 77 बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है जो कि लंदन में आयोजित था। 18 फरवरी 2024 को ये आयोजित किया गया था। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो ओपेनहाइमर है, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी जो कि ओपेनहाइमर में ही एक्टर के रूप में ये काम कर रहे थे। ये 3 तो जो आपको मिले, ये तीनों ही पुरस्कार ओपेनहाइमर से संबंधित है। अभिनेत्री की याद रख लेना एम्मा स्टोन जो कि एक पुअर थिंग्स, एक कॉमेडी मूवीज है, कॉमेडी मूवी है। एम्मा स्टोन इसमें जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आती हैं बाफ्टा अवार्ड में, और राइजिंग स्टार के रूप में मिया मैकेना। और इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो 12 लेक्चर में वहां पे पढ़ा था हमने 18वां फिल्म फेयर अवार्ड जो कि आरओ एग्जाम से पहले मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब लेटेस्ट जानकारी आ गई है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी गई है 12th फेल। बहुत ही क्या मतलब है, मैं कह सकता हूं कि सभी लोगों ने देखी होगी 12th फेल, जो है कि आपके जो डीजीपी साहब है उनके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई, कैसे वो चंबल से निकलकर और आज डीजीपी के रूप में देश को सेवा दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं। अभिनेता की बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो भी 12th फेल में ही विक्रांत मैसी साहब थे। और डायरेक्टर की बात करेंगे तो विधु विनोद चोपड़ा जो कि इसी 12th फेल के ही है। किसके? 12th फेल के ही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिल्म क्रिटिक्स की अगर आप श्रेणी में देखोगे तो जोरम एक मूवी थी, उसको दिया गया क्रिटिक्स की श्रेणी में। अभिनेत्री के रूप में देखोगे आप क्रिटिक्स के रूप में तो रानी मुखर्जी को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डेविड धवन को दिया गया। किसको दिया गया? डेविड धवन जी को। अब यहाँ पे 81वां यानी 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024, हालांकि मैंने इसको पढ़ा रखा है आपको पिछले लेक्चर में भी। फिल्म जो ड्रामा श्रेणी में इसमें ओपेनहाइमर है। अभिनेता जो ड्रामा श्रेणी में किलियन मर्फी है। अभिनेत्री ड्रामा श्रेणी में लिली ग्लैडस्टोन है और फिल्म कॉमेडी में पुअर थिंग्स है। तो ये इस तरीके से आप देखोगे कैटेगरी वाइज जो है कि दिया गया है 81वां गोल्डन अवार्ड। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी आयोजित किए गए थे 2024 में, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा थे। वहीं 23वां आईफा अवार्ड्स भी हुआ, जो आप लोग देखते होंगे रील्स वगैरह में या यूट्यूब पर, जिसमें करण जौहर होते हैं, होस्ट करते हैं, या कपिल शर्मा करते थे पहले। तो ये जो आईफा अवार्ड होता है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन बने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ मूवी दृश्यम 2 अजय देवगन और तब्बू की, और डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ थे आर माधवन जी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे योजनाएं और परियोजना से संबंधित। जैसे किलकारी कार्यक्रम की बात करें तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के स्थानीय लाभार्थियों के लिए एक मोबाइल
संबंधी जो है कि स्वास्थ्य संबंधी पहल है, यानी कि घर घर जाके जो है कि सुविधा मिलेगी। तो एक किलकारी कार्यक्रम गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। वहीं EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें गुणवत्तापूर्ण और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ये पूछा जा सकता है आपसे जो है कि, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को कि वयोश्री योजना तो पहले भी चलती थी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कि 65 वर्ष या उससे ऊपर के होंगे तो उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अच्छा, नमो के नाम से गुजरात बजट में 2024-25 में 3 योजनाएं शुरू की गई, नमो लक्ष्मी योजना, नमो श्री योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना। इसमें विज्ञान साधना योजना में क्या है कि जो भी बच्चा 10th के बाद 10th में या 12th में साइंस बैकग्राउंड से अधिक पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको कुछ छात्रवृत्ति के तौर पे 15,000 25,000 रुपए दिए जाएंगे कैटेगरी वाइज। क्लास 10th में 15,000 और क्लास 12th में जो है कि 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये जो तीनों योजनाएं हैं, नमो लक्ष्मी, नमो श्री, नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना, ये गुजरात बजट में शुरू की गई थी। बुलंदशहर की बात कर लेते हैं तो मोदी जी के द्वारा 19,100 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई और साथ में 700 करोड़ रुपए से बनी इंडियन ऑयल लिमिटेड की टुंडला गवारिया पाइपलाइन, जो कि लगभग 255 किलोमीटर है, इसका भी उद्घाटन किया गया है। एक वाहन एक फास्टैग, यह पहल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जनवरी 2024 को शुरू कर दी गई थी। और देख लेते हैं इसी में IMD के द्वारा, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसके द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया मौसम के नाम से, श्री रामलला दर्शन योजना। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया, जिसमें कहा गया कि प्रति वर्ष हम लगभग 20,000 लोगों को यहाँ से भेजेंगे सब्सिडी के माध्यम से। तो श्री रामलला दर्शन योजना ये यूपी की नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अभियान है, जरा इसे कवर करते हैं। जैसे अभी हाल ही में मिलन 2024 हुआ द्विवार्षिकी रूप से, ये बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया और 19 से 27 फरवरी जो है कि 2024 में हुआ था। वहीं अभ्यास वायु शक्ति की बात करें तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जैसलमेर के पास पोखरण में आयोजित किया गया था। फिर आगे देख लेते हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये गणतंत्र दिवस के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे 2024 में उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान। सहयोग काइजिन की बात करेंगे जो 2024 में इंडिया और जापान के मध्य हुआ और ये चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया। सहयोग काइजिन की बात करते हैं तो अब यहाँ पे कुछ सम्मेलन और समितियां हैं, जरा इसकी बात कर लेते हैं, सम्मेलन और समितियां की। जैसे अभी हाल ही में दल बदल कानून अधिनियम पर पुनर्विचार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इस समिति के गठन करने की घोषणा की गई, जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं नई दिल्ली में पुस्तक मेला जो लगता है विश्व के स्तर पे, विश्व पुस्तक मेला 2024 लगा, प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इसकी जो थीम थी बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है, भारत की बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है और इसको नेशनल बुक ट्रस्ट NBT और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया जाता है। अतिथि देश के रूप में यहाँ पे सऊदी अरब रहेगा। क्या रहेगा अतिथि देश के रूप में? सऊदी अरब रहेगा। आदि महोत्सव 2024 की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड के द्वारा मेजर ध्यानचंद नई दिल्ली, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है नई दिल्ली में आयोजित किया गया और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया आदि महोत्सव का। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जिसकी थीम रखी गई थी टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। फिर यहाँ पे आप देखोगे कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 आयोजित की गई थी विज्ञान भवन नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और थीम थी न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां, जो न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां उससे निपटने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आप यहाँ पर कि 37वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 जो कि सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, यहां पर आयोजित किया गया 2 से 18 फरवरी के बीच में। भागीदार देश के रूप में तांजानिया शामिल होगा और थीम स्टेट के रूप में गुजरात शामिल होगा। नेक्स्ट आप देखोगे काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 जिसका 24वां संस्करण मुंबई में हुआ था और इसका मुख्य थीम थी उड़ान। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से नासिक में आयोजित किया गया। तो जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये भारत सरकार और नासिक अर्थात महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नासिक में किया गया, जिसकी थीम बहुत अच्छी लगी मुझे कि सक्षम युवा समर्थ भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। वहीं चंदुबी महोत्सव 2024 की बात करेंगे तो ये कामरूप जिले असम में चंदुबी झील पर आयोजित किया गया जनवरी 2024 में। अब यहाँ पे कुछ संधियां समझौते कुछ अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, जैसे NTPC हरित एनर्जी लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार के मध्य एक समझौता किया गया जिसमें प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक हरित हाइड्रोजन और डेरिवेटिव हरित अमोनिया
हरित मेथनॉल विकास हेतु समझौता ज्ञापन किया गया है। आगे देखते हैं, यहां पर और भी चीजों को कवर करते हैं हम लोग, जल्दी से ही कवर हो जाएगा, फिर आपका जो है कि कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर्स का हेडेक टेंशन खत्म हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ को परचेस करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको दोनों प्रकार की पीडीएफ मिल जाएंगी, 2023 की भी मिल जाएंगी और अपडेटेड भी मिल जाएगी। लिथियम की खोज एवं खनन परियोजना के संबंध में भारत और अर्जेंटीना के मध्य समझौता हुआ है, लिथियम की खोज और खनन के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग गुजरात सरकार, यानी गुजरात सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग होगा, इसने वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता किया है कि भारत की पहली निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए, जो कि मेहसाणा जिले गुजरात में स्थापित होगी। कहां पे स्थापित होगी? मेहसाणा जिले गुजरात में। और ये गुजरात सरकार ने वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा समझौता किया है। वहीं बात करेंगे, भारतीय जनसंचार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को यूजीसी की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा घोषित कर दिया। न्यूरालिंक जो है कि अभी हाल ही में चर्चा में था, एलन मस्क की एक कंपनी है, इसके द्वारा इंसान में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया गया, जिसको टेलीपैथी कहा जाता है, टेलीपैथी का दावा नाम दिया गया। एक अधिनियम पास किया गया है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, उसमें मंजूरी दे दी गई है, जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन अधिनियम 2024। इस पे राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल चुकी है, 12 फरवरी 2024 को दे दी गई थी। वहीं इसमें जो संशोधन होंगे वो 3 कैटेगरी में संशोधन होंगे। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में, जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000, जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000, इन तीनों में संशोधन किया जाएगा। और संशोधन के पश्चात स्थानीय निकायों में, जो स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, वो भी ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया? ओबीसी आरक्षण का। अब यहाँ पे कुछ दिवस थे जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए, जनवरी और फरवरी में, उसके दिवस पे थीम और कब आयोजित किए गए इस पे बात करेंगे। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी 2024 को आयोजित होता है, जिसकी थीम थी विकसित भारत के लिए स्वदेश तकनीक। कैसी तकनीक? स्वदेश तकनीक। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड जो आपकी वेटलैंड डे था 2 फरवरी 2024 को, आर्द्र भूमियां और मानव कल्याण। विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को आयोजित हुआ, क्लोज द केयर गैप। विश्व कुष्ठ दिवस जो 28 जनवरी को होता है, बीट लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करेंगे तो 25 जनवरी 2024 को आयोजित होता है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये इस बार की थीम है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी बुक, यानी कहा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो रहा है, ये पुस्तक विजय खरे और अमित सिन्हा ने लिखी है। यूक्रेन, गाजा, ताइवान, अ वर्ल्ड एट वॉर, यानी कि आप यूक्रेन का मामला देखो, ताइवान का देखो, गाजा पट्टी देखो, हमास देखो, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड जो है कि एक वॉर के स्टेज पे आके खड़ा हो गया है। तो ये अजय सिंह ने लिखी है। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी जी ने लिखी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये ऑटोबायोग्राफी है जनरल मुकुंद नरवणे जी की, मनोज मुकुंद नरवणे जी की, जो बहुत डिस्प्यूटेड हो गई थी, इसको परमिशन नहीं मिली थी पब्लिश होने के लिए। राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत है, ये एक साझी विरासत है। प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने जो है कि इसको लिखा है। नेक्स्ट अब हम विविध सेक्शन की तरफ चलेंगे, फिर इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स को भी कवर कर लेंगे। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है, 1 घंटे 10 मिनट तक का, लेकिन इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट यहां देखोगे नारायण शास्त्री नर नारायण शास्त्री प्रौद्योगिकी संस्थान NSIT का भी हाल ही में उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में किया गया। टोन्स ब्रिज स्कूल, यहाँ पे देहरादून में राजनाथ सिंह जी के द्वारा पहले CDS जो हमारे रहे थे विपिन रावत जी, उनकी याद में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वहीं भारत का पहला आधुनिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट द्वारा 5 मंजिला का शुभारंभ किया गया है मुंबई में। ठीक है, अब यहाँ पे TOI टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है TOI 715B, यानी कि TOI 715B। ये नासा वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी से 138 प्रकाश वर्ष दूर एक स्थित ग्रह को खोजा गया है। ग्रह है तो इट मींस कि किसी न किसी सूर्य का ये परिक्रमा कर रहा होगा, अर्थात किसी तारे की परिक्रमा कर रहा होगा। फिर IIT कानपुर के द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की गई, जिसका नाम रखा गया S2 सुविधा। क्या नाम रखा गया? S2 सुविधा। महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला को 2024-25 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नामांकित करने के लिए लिस्टेड किया गया है कि यूनेस्को में इसको भेजा जाएगा, ताकि यूनेस्को इस पे अप्रूवल देगा कि नहीं देगा वो अलग चीज है। तो भारत की तरफ से मराठा सैन्य वास्तुकला को भेजा गया है, जिसमें रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, शिवनेरी किला, खंडेरी किला, ये सभी सिंधुदुर्ग किले वगैरह सब प्रमुख किले इसमें आते हैं। भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कोच्चि केरल में शुरू किया गया है। और दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये क्या है? तो ये स्वदेश निर्मित पहला मानव रहित यान यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका अनावरण हैदराबाद में किया गया, दृष्टि 10 स्टार लाइनर के नाम से।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, खेल परिदृश्य। तो टोटल ये टॉपिक मैंने कल रात 2 बजे तक तैयार किया आप सभी के लिए, कि ताकि यहाँ से आपको जनवरी फरवरी का अपडेट मिल जाए और आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, पूरी मैगजीन ना पढ़नी पड़े, जो आपके 17 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा। जब तक अभी इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आता पेपर के पोस्टपोन होने की, तब तक आप 17 मार्च के हिसाब से तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार की ढील मत दीजिए तैयारी में। जब मैं रात 2-2 बजे तक जग के आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, आपको क्लासेस दे रहा हूँ, कंटेंट जो है कि बहुत क्वालिटी के साथ दे रहा हूं, तो फिर आपको भी रात 2-3 बजे तक जग के पढ़ना है, सोना नहीं है। जब नोटिस आएगा तब भी पढ़ना होगा। 2 ही महीने का समय मिलेगा पोस्टपोन होने के बाद भी, केवल इलेक्शन की वजह से, तब भी आपको पढ़ना रहेगा। अगर आपने इस समय गलती कर दी तो फिर नुकसान उठाओगे। चलो यहां पर देखते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, टेस्ट सीरीज है, सीसेट है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, कहां तक आप लोग पढ़ोगे, तो इसलिए बिल्कुल पढ़ाई को रोकना नहीं है। खेल परिदृश्य में देखते हैं तो देखिए, मैंने लॉन टेनिस की जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो 4 होते हैं, आप उसमें देखोगे ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, यूएस होता है, ये चारों ही मैंने 2023 के कंप्लीट कर दिए थे पिछले लेक्चर्स में, जो आप 12 लेक्चर में देखोगे स्पोर्ट्स वाले में। लेकिन यहां पर अभी 2024 में जनवरी फरवरी के आसपास जो ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित हो चुका था, उसके विजेता भी हो गए थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि भारत भी इसमें शामिल हुआ। कैसे? पुरुष एकल विजेता में अगर आप देखोगे तो जैनिक सिनर इटली के हैं, और महिला एकल विजेता में अगर आप देखोगे तो एरिना सबालेंका बेलारूस की है। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन पुरुष युगल विजेता में अगर आप देखोगे तो रोहन बोपन्ना भारत से और मैथ्यू एबडन यूएस ऑस्ट्रेलिया से। तो पुरुष युगल विजेता में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है कि भारत ने अपना जो है कि दमदार प्रदर्शन किया, और इस जोड़ी ने यूएस ओपन भी 2023 में उपविजेता के रूप में थी, जो दिसंबर नवंबर में आयोजित हुआ था यूएस ओपन। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी जीत जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है, जो रोहन बोपन्ना ने पहली बार युगल ग्रैंड स्लैम अपना जीता और इस तरीके से तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले लिएंडर पेस ने भी जीता था युगल विजेता के रूप में, और महेश भूपति ने भी जीता था महेश युगल विजेता के रूप में। अब यहाँ पे जो आप देखोगे 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही, यूनिवर्सिटी गेम्स की बात नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी गेम आगे पढ़ाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में होने वाले इस बार। ये मैं पढ़ा रहा हूँ 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि आयोजन तिथि कब है? 19 से 31 जनवरी 2024 में हुई थी। और इसके जो मेजबान शहर था, राज्य था तमिलनाडु, जिसके 4 शहरों में हुआ था, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। इन 4 शहरों में यूथ गेम्स हुए थे, इंडिया यूथ गेम। इसका शुभंकर था वीर मंगई, और इसमें 36 टीमें शामिल हुई थी, जिसमें राज्य और यूनियन टेरिटरी शामिल थे। पदक तालिका की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे पदक तालिका में कि रैंक 1 पे आपका महाराष्ट्र आता है, जो कि 158 पदक के साथ। रैंक 2 में आपका तमिलनाडु आता है 98 पदकों के साथ, और रैंक 7 की बात करें तो यूपी आता है, जिसमें 11 स्वर्ण, 13 रजत, 18 कांस्य जीतते हुए वो 42 पदक केवल जीत पाता है। यूपी कितना जीतता है? 42 पदक जीतता है, जिसमें 11 स्वर्ण, 13 रजत और 18 कांस्य। इसी तरीके से FIH पुरुष हॉकी 5 विश्व कप शुरू किया जा रहा है इस बार, पुरुष और महिला दोनों का ही जो है कि ये नई कैटेगरी शुरू की गई, इसलिए इसका पहला संस्करण है, और इसकी मेजबानी मस्कट ओमान में की गई थी। और इसकी जो आयोजन तिथि थी 28 से 31 जनवरी 2024 थी। हालांकि इससे पहले महिलाओं का भी श्रेणी में हुआ था, अभी उसको नीचे देख लेंगे। इसके विजेता नीदरलैंड थे, उप विजेता मलेशिया है, और रैंक 5 पे 5वां स्थान भारत को मिलता है। महिला संस्करण में अगर आप देखोगे तो पहला संस्करण ये भी था, और इसको भी मस्कट ओमान में ही आयोजित किया गया था। विजेता इसके नीदरलैंड है, और उप विजेता के रूप में भारत, और आयोजन तिथि 24 से 27 जनवरी। अब यहाँ पे हम बेस्ट फीफा फुटबॉलर अवार्ड्स की बात करेंगे तो 15 जनवरी 2023 को जब ये लंदन में आयोजित किया गया था, तो फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी थे अर्जेंटीना में। लेकिन फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करेंगे तो एटाना बोनमाटी, ये स्पेन की है। हालांकि जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको 12 लेक्चर्स में, जहां पे आरओ एग्जाम्स के लिए, तो उसमें जो जनवरी 2023 तक का अपडेट था, तो उसमें महिला का नाम चेंज था, पुरुष तो सेम थे लेकिन महिला अलग थी। तो अब ये आपको करंट अपडेट यही रखनी है, फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी बन चुके हैं, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला के तौर पर एटाना बोनमाटी है। आगे देखते, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी को भारतीय तीरंदाजी संघ का पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है जनवरी 2024 में, और इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए रहेगा, 2024 से 28 के लिए। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे फीफा की अध्यक्ष है जियानी, क्या नाम है इनका? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये फीफा के अध्यक्ष है। 2023 के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार प्रदान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार। दिव्य कीर्ति सिंह की बात करेंगे तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले घुड़सवारी में किसी को भी अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड, क्यों एक चर्चा में दोबारा आया, क्योंकि खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल होने वाले हैं 2024 की, इसका शुभंकर का अनावरण कर दिया गया है, और इसके शुभंकर का जो नाम रखा गया है वो क्षेत्रीय स्थानीय भाषा में सीन
HAC अर्थात शान, जिसको हम लोग हिम तेंदुआ भी कहते हैं। इसके पहले चरण का आयोजन लेह लद्दाख में होगा और दूसरे चरण का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। जनवरी फरवरी में ही होने थे अभी, ठीक है। डेट मैंने इंपॉर्टेंट नहीं थी तो नहीं लिखी। अब यहाँ पे आप देखोगे आईसीसी वनडे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अगर आप देखोगे कि आईसीसी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक दिवसीय मैच के लिए बेस्ट खिलाड़ी कौन है, तो मेल कैटेगरी में आप देखोगे तो विराट कोहली है, फीमेल कैटेगरी में आप देखोगे तो चमारी अटापट्टू जो कि श्रीलंका की है। इसी तरीके से आईसीसी के T20 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करोगे तो मेल कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव है भारत से और फीमेल कैटेगरी में हैली मैथ्यूज है। और हैली मैथ्यूज दोस्तों ये वेस्ट इंडीज से है, ठीक है, वेस्ट इंडीज WI। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया रचिन रविंद्र को। रचिन रविंद्र आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया जिम्बाब्वे की टीम को दिया गया, या जिम्बाब्वे को ही दे दिया गया था, ये अफ्रीकी एक देश है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अभी मैंने पढ़ाया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसका शुभंकर जो है अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी जो कि एक तितली का रूप है। और आयोजन इसका 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में होगा 19 से 29 फरवरी 2024 को, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होगा। खेलो इंडिया मतलब हो चुका है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 2023 में आप देखोगे नई दिल्ली में ये पहली बार हुआ था, इसका ये पहला संस्करण था। 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में। पैरा गेम्स का मतलब होता है जो लोग विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके द्वारा जो खेल खेले जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है। और इसका शुभंकर उज्ज्वला था जो कि एक गौरैया है, और इसका जो गीत था वो था चल खेल। और पदक तालिका में बात करेंगे तो रैंक 1 पे हरियाणा रहेगा जो कि 105 पदक के साथ था। और रैंक 2 पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है हमारा 25 स्वर्ण पदक के साथ 62 पदक जीतता है ये। और रैंक 3 पे हमारा तमिलनाडु रहेगा, ठीक है, रैंक 3 पे तमिलनाडु। तो ये तो थी आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुकी है। मैं फिर आपको बता दूं कि 2023 के लिए जो ई दृष्टि मतलब आई दृष्टि जो वार्षिकी येलो कलर की बुक आई थी 2024 जनवरी में, जिसको मैंने पूरा कंप्लीट किया था 12 लेक्चर में हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। और अभी जो आई है 2024 की दोबारा, जिसमें 25 फरवरी तक का पूरा आंकड़ा है, तो हमें केवल 2 ही महीने को अपडेट करना था, जनवरी और फरवरी। तो उसकी अपडेट क्लास मैंने 1 और अपडेट क्लास मैंने 2 आज ये करा दी है। 1 तो ऑलरेडी कल ही हो चुकी थी परसों, और ये 2 क्लास है। इसके साथ आप देखोगे कि अब आपका जो करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा वो होगा जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक का। इट मींस कि 14 महीने का करंट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो आपके पीसीएस एग्जाम 17 मार्च को जो आयोजित होने वाला है इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे बाहर कोई भी करंट आपको लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में आप 650 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज कर सकते हो जो मैंने ऑलरेडी आरओ एग्जाम्स में कराई थी, जो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। और इसके साथ ही आप हमारी इस पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हो, या फिर दूसरी पीडीएफ को जो हमारी 2023 की पूरी करंट अफेयर्स है, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे बस मैसेज करना होगा, वहां पे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। व्हाट्सएप नंबर कहां दिया होगा, वीडियो के नीचे आपको मोर सेक्शन दिया रहता है, या ओपन करोगे नीचे कमेंट करने के लिए तो वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ध्यान देना कि आज शाम से हम मैपिंग की क्लास शुरू करेंगे। जितनी भी हमारी पेंडिंग्स क्लास थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज से मैं मैपिंग की क्लास शुरू कर रहा हूं। जो वर्ल्ड एटलस 3 क्लासेस हुई थी उसे होल्ड कर दिया गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब फिर से उसको शुरू करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।